हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 21 फेब के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू रेलेवेंट एमसीक्यूज। दिस इज आवर प्रोफाइल, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। बोथ ऑफ अस, बोथ द मेंटर्स हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 5 + 5 टाइम्स, दैट इज 10 टाइम्स। ओके, तो डेली एमसीक्यूज जो है रेस्ट एश्योर्ड कि जितने भी करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इनसे कवर हो जाएंगे। प्लस पूरे साल के हम मंथली बेस के 12 टेस्ट वी विल कंडक्ट। सो आपका पूरा साल जो है करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। सो वॉच दीज वीडियोज ट्वाइस फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। और जो दो बार आप देखते हो उनके बीच में 3-4 घंटे का गैप रखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे विद रेफरेंस टू कंसेप्ट ऑफ नेट जीरो पंचायत, न्यूज में है ये। ओके, सो नेट जीरो पंचायत को लेके कंसेप्ट है, तो आप नेट जीरो को कंसेप्ट समझिए, नेट जीरो पंचायत समझिए, एक ही बात है। इट रेफर्स टू अ विलेज दैट प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एट ऑल। कह रहा है कोई ग्रीन हाउस गैस वो एमिट ही नहीं करेगा जो नेट जीरो वाला विलेज होगा। सिमिलरली नेट जीरो अगर कंट्री है तो भी क्या है, कोई ग्रीन हाउस एमिट नहीं करेगा। एंड सेकंड ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग एमिशंस प्रोड्यूस्ड विद एमिशंस रिमूव्ड और ऑफसेट। कह रहे हैं कि जितना एमिशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही एमिशन कहीं और मतलब आपने ऑफसेट कर दिया या रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो चीज काउंटर कर दिया बेसिकली। जैसे मान लो 40 टन निकला और 40 टन आपने काउंटर कर दिया, बैलेंस कर दिया उसको बाय रिमूविंग 40 टन ऑफ कार्बन। देन थर्ड ऑप्शन इज एफोरेस्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन कैन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग नेट जीरो स्टेटस। क्या एफोरेस्टेशन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो उससे क्या है, आपका नेट जीरो अचीव हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। सो ये फेयरली इजी क्वेश्चन आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये इन दोनों में से एक ही होता। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है पहला वाला कि नो ग्रीन हाउस गैस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि ग्रीन हाउस गैस एमिट ही ना हो। आप क्या कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो, काउंटर कर। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब आपने क्या किया, 40 टन कार्बन आपने प्रोड्यूस किया था, आपने क्या करोगे, मेट्रो बना दोगे, सीएनजी का यूज कर लोगे, सस्टेनेबल एनर्जी यूज कर लोगे, तो उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा था या 40 टन कार्बन आपने रिड्यूस कर दिया। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। एंड एफोरेस्टेशन ऑब्वियसली आपका एफोरेस्टेशन से और रिन्यूएबल एनर्जी के यूज से, जैसे ईवी वगैरह आप यूज करते हो, उससे फर्क पड़ेगा। तो कैसे मेजर्स हैं, जैसे सोलर रूफटॉप्स हो गए, बायोगैस प्लांट्स हो गए, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग हो गई, जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह होते हैं। एंड रिमूवल के लिए क्या यूज होता है, ये तो जब हमने बताया आपको, सोलर रूफटॉप बायोगैस वाले क्या है कि एमिशन आपने रिड्यूस किया। दो चीज हो गई, एक तो हो गया रिड्यूस करना, और दूसरा क्या होगा, रिमूव करना, कि कार्बन कार्बन को आप रिमूव कर रहे हो। तो रिमूव करने के लिए आया है, जैसे आपने एफोरेस्टेशन कर दिया कि जो फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह, देन एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल कार्बन, सॉइल में जो कार्बन का एनहेंसमेंट कर लिया। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। सो 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। ऑल्सो इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो का, वो 2070 है। ओके, 2070 है नेट जीरो का टारगेट। और ये अनाउंस कहाँ हुआ था, तो COP 26 में अनाउंस किया गया था बाय इंडियन पीएम। सो राइट आंसर विल बी 2 and 3 A। Now, coming to question number two, with reference to Indian federalism, consider the following statements. First, the Indian constitution originally adopted a purely federal model with equal distribution of powers between the union and the states. Second, parliament can alter the boundaries of a state by a simple majority under article of the constitution. Third, the constitution of India is relatively easier to amend compared to many classical federal constitution. ठीक है, so please pause and mark your answer. राइट, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अडॉप्टेड अ प्योरली फेडरल मॉडल, ये गलत है। ठीक है, हमारा जो फेडरलिज्म है क्वासाई फेडरल मॉडल है। वाई सेंट्रल इज स्ट्रांग बट इट इज नॉट प्योरली फेडरल मॉडल। अब जैसे इसमें आप देखो कि स्टेट के पास पावर है, आपका जो डिवीजन है पावर का बिटवीन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, प्लस उसके बाद जो आपका राज्यसभा है उसके अंदर स्टेट के पास रिप्रेजेंटेशन है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। और आपका सेंटर स्ट्रांग क्यों है, बिकॉज ऑफ रेसिड्यूरी पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑल इंडिया सर्विसेज, इस कारण सेंटर स्ट्रांग है। और आर्टिकल 1 जो है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात लिखी हुई है, ना कि फेडरलिज्म की बात लिखी हुई है। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। पार्लियामेंट जो है ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटिवली इजियर टू अमेंड। आर्टिकल 368 वो इजियर टू अमेंड है इफ यू कंपेयर विथ कंट्रीज लाइक यूएसए। यूएस में क्या होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक असेंबली बैठती है, बहुत बड़ी चीज होती है वहां पे। तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत कम अमेंडमेंट्स में है। एंड इंडिया में फेयरली इजी प्रोसेस है। करेक्ट आंसर विल बी A, 2 and 3 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, MTB MLE। कह रहे हैं मदर टंग बेस्ड जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है उसको लेकर क्वेश्चन है। इट एडवोकेट्स व्हाट,
यूजिंग चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली स्कूलिंग। जब आप बचपन में स्कूल जाते हो तो उस टाइम पे क्या है कि घर का जो लैंग्वेज घर में बच्चा बोलता है वो लैंग्वेज यूज किया जाए। एंड सेकंड ऑप्शन इज इट इज सपोर्टेड बाय ग्लोबल रिसर्च एज इम्प्रूविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कह रहे जो ग्लोबल रिसर्च ग्लोबल बॉडीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इससे क्या होता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी बढ़ती है, न्यूमरेसी न्यूमेरिकल स्किल्स जो है वो बढ़ते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज इट एज्यूम्स दैट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन। कह रहा है जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस जो हैं, वो कह रहा है उससे क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बैरियर है, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। Okay, so I guess this topic, we have also covered in the past videos. Okay, और आया था, इतना important है इस साल के लिए क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, मोर देन 5 years उस चीज को हो गए, 2020 में आपका आया था, तो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए भी ये। सो मदर टंग बेस्ड इन्फ्लुएंस, अब इसका आइडिया क्या है, ये करेक्ट है आपका। पहला जो है इट एडवोकेट्स यूजिंग चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, मदर टंग में कि बचपन से जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसका यूज किया जाए अर्ली स्कूलिंग में। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इट इज सपोर्टेड बाय ग्लोबल रिसर्च। तो करेक्ट, ग्लोबल रिसर्च वगैरह जो है, ये रिसर्च वगैरह में आया है ये, जैसे यूनेस्को है या और जो बॉडीज ने रिसर्च किया या ऑर्गेनाइजेशन से, इनका मानना ये है कि अगर आप मदर जो टंग है बचपन से बच्चा सीख रहा लैंग्वेज सीख रहा है उसमें अगर पढ़ाओगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी होगी। जैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बचपन में आपकी अपनी लैंग्वेज में अगर आपको चीजें समझाई गई होंगी तो आपके लिए फेयरली इजी रहा होगा। थर्ड ऑप्शन इट एज्यूम्स दैट लिंग्विस्टिक, अब अभी तक ऐसा नहीं माना गया है, ये आइडिया ये है कि ऐसा नहीं होता, जैसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से ऐसा नहीं कि वो बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट नहीं माना गया उस चीज को। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, और समझना होगा आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है उसको कॉग्निटिव एंड कल्चरल एसेट माना जाता है, बेनिफिट माना जाता है उस चीज का। ओके, सो द राइट आंसर 1 and 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल आपके लिए। हाई चांसेस हैं कि पैक सिलिका और इससे रिलेटेड रेयर अर्थ एलिमेंट, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द पैक सिलिका इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट एम्स टू बिल्ड रिजिलियंट सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। सेकेंड, इट वाज इनॉग्रेटेड एट द जेनेवा। थर्ड, चाइना इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पैक सिलिका ग्रुप। प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। राइट। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैक सिलिका इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ था तो क्या इंडिया उसका पार्ट था? तो ये गलत होता है। इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, लेटर ज्वाइन किया है। इनॉग्रेशन पे इंडिया पार्ट नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे, उसमें क्या कह रहा है? इट एम्स टू बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ये सही बात है। यूएस को जो प्रॉब्लम्स हुई थी, व्हाई व्हेन चाइना सेड दैट इट विल एक्चुअली कंट्रोल एंड स्टॉप रेयर अर्थ एलिमेंट क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट टू यूएसए, तो उसने सोचा कि वी विल बिल्ड न्यू सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चीज स्टार्ट हुई। सेकेंड, इट इज रॉन्ग। ये जेनेवा में नहीं स्टार्ट हुआ, ये यूएस में स्टार्ट हुआ था, यूएस का इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वॉशिंगटन डीसी। थर्ड इज इनकरेक्ट। चाइना के अगेंस्ट है, चाइना को काउंटर करने के लिए है बाय यूएसए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वन ओनली। यू हैव टू रिमेंबर दी, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जब आपने चाइना को अपोज करने के लिए कोई चीज बनाई है तो चाइना कैसे मेंबर होगा उसका। और रिसेंट में देखा ही होगा आप लोगों ने कितनी कंट्रोवर्सी हुई इस चीज को लेके। देन विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी काफी न्यूज में है, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग, अगर आपने ये न्यूज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िए इस तरह की न्यूज को, क्योंकि यूपीएससी जो है करंट अफेयर इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं तरह की चीजों से पूछता है जो न्यूज में कंटेम्प्रेरी चल रहा होता है। सो नेट एफडीआई, ओके, नेट एफडीआई कैन टर्न नेगेटिव व्हेन आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड रिपेट्रिएशन एक्सीड्स ग्रॉस इनफ्लोज, कि जितना आ रहा है उससे ज्यादा अगर बाहर जा रहा है तो वो हमारा नेट एफडीआई नेगेटिव हो जाएगा। Then second option, gross FDI inflows represent only fresh greenfield investment, कि fresh जो है स्क्रैच से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसी को कह रहे काउंट करते हैं एफडीआई में। एंड थर्ड ऑप्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय फॉरेन फर्म्स रिड्यूसेस नेट एफडीआई। अब मान लो यहाँ फंड आपका प्रॉफिट हुआ बाहर भेज दिया वापस, तो उससे क्या हो रहा है, नेट एफडीआई हमारा डाउन हो रहा है, नेट एफडीआई। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। आप सोचो थोड़ा क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो नाउ राइट आंसर फॉर दिस इज आपका जो सेकंड ऑप्शन है। ओके, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लोज डिपेंड ओनली फ्रेश ग्रीनफील्ड। ऐसा नहीं है, सिर्फ नए वाले इन्वेस्टमेंट को काउंट करने वाली बात है, स्क्रैच से काउंट करने वाली बात नहीं है। ग्रॉस एफडीआई में जो है आपका इक्विटी री इन्वेस्टमेंट, जो पुराना पैसा है आपने दोबारा पैसा आपने अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया, वापस से आपने उस पर लगा दिया। मान लो 100 रुपए थे, आपका 110 रुपए हो गया, आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी इसी में काउंट होगा एफडीआई में ही। ठीक है, सिर्फ ग्रीन फील्ड की बात नहीं है। ग्रीन फील्ड मीन जीरो और न्यू, कंप्लीटली न्यू, जैसे कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट,
मतलब वो क्रैश से जीरो, उससे पहले वो चीज नहीं थी। ब्राउनफील्ड होता है जो उसी में चेंज किया गया, या मतलब पुराने वाली चीज में ही बदलाव लाया गया। तो इसमें कह रहे हैं कि हर तरह का इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाएगा, जो पहले से इन्वेस्टमेंट था वो भी, जो बाद में ऐड किया गया या पहले में गेन हुआ वो ऐड हो गया, तो वो भी काउंट होगा। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, कि ओनली फ्रेश नहीं होगा। देन नेट एफडीआई कैन टर्न नेगेटिव। देन ऑब्वियसली आप डेफिनेशन समझ सकते हो, नेगेटिव कब होगा, जब आपका जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग से कम हो जाए, जितना पैसा आ रहा है उससे पैसा ज्यादा जो है बाहर जा रहा है। ओके, तो इंडिया से हमारे यहाँ कह रहे हैं कि लगातार 4 महीने से, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, है ना, 4 मंथ ऐसा गया है जहां पे हमारे यहाँ नेट एफडीआई नेगेटिव हो गया, जो बहुत नेगेटिव हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए। ओके, देन रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय फॉरेन फर्म रिड्यूस्ड एफडीआई। देन ऑब्वियसली अब मान लो फंड जो आ रहा है, गेन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सारा भेजे जा रहे हैं बाहर। ओके, तो आउटवर्ड जो हमारा फंड फंड है वो बढ़ गया, तो उससे भी क्या होगा, नेट एफडीआई हमारा कम होगा। तो आपको बात समझ आ गई कि ग्रॉस, अब नेट एफडीआई क्या होता है कि ग्रॉस इनफ्लो, जितने इनफ्लोज आ रहा है उसमें आउटवर्ड जो जा रहा है उसको माइनस कर दिया, और रिपेट्रिएशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट उसको भी आप माइनस कर दोगे। एफडीआई दोनों ही हो सकता है, तो शॉर्ट में समझिए, एफडीआई ग्रीन फील्ड नया इन्वेस्टमेंट, या ब्राउन फील्ड वो भी हो सकता है। देन एफडीआई जो है, दोनों दो चीजें होती हैं, एक ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ठीक। और एफडीआई का जो डेटा होता है, एफडीआई का जो डेटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एफडीआई डेटा कौन रिलीज करता है। काफी कंफ्यूजन आता है इसमें। आपका एफडीआई जो रिलीज करता है वो आरबीआई करता है, और डीपीआईआईटी इंटरनल ट्रेड को लेके जो है ये करता है रिलीज। ओके, सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। Now coming to question number 6, with reference to the IIP Index of Industrial Production, consider the following statement. ठीक है. First, IIP measures the short-term changes in the volume of production of industrial product. Two, it is compiled and released by the National Statistical Office. Third, it covers three major sectors: mining, manufacturing, and electricity. So please pause and mark your answer. Right? तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है कि आईआईपी मेजर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दैट इज करेक्ट। यही काम है आईआईपी का, जो मंथली बेसिस पे यानी शॉर्ट टर्म जो आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट में चेंजेस हैं, जैसे आपका जनवरी से फैब में क्या चेंज है, फैब से मार्च में क्या चेंज है, वो आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड, एनएसओ कंपाइल और रिलीज करता है डेटा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एनएसओ जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, यही करता है कंपाइल एंड रिलीज। थर्ड स्टेटमेंट, ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी तीनों सेक्टर को कवर करता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीन मेजर सेक्टर जो हैं वो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एंड ये वॉल्यूम इंडेक्स है, ना कि वैल्यू इंडेक्स है। यानी कि वॉल्यूम दिखाता है कि कितना वॉल्यूम बढ़ा है या कितना वॉल्यूम कम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, rather देन वैल्यू इन मनी टर्म्स। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D1, 2 and 3। एंड आईआईपी यूज क्यों करते हैं? फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड इंडिकेटर, आपकी कंट्री में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या रिसेशन है, क्या स्लो डाउन है, ये आपको आईआईपी डेटा से पता चलता है। इस तरह के जो और भी इंडेक्सेस है आपके, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीएमआई, ये सभी आप लोग रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज आस्क्ड। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।